21 नवंबर 2013 की सुबह के 6 बजे थे। मुंबई से सटे ठाणे जिले की तहसील भिवंडी के नारपोली थाने के असिस्टेंट इंस्पेक्टर माले की नाइट ड्यूटी खत्म होने वाली थी। वह चार्ज देकर घर जाने की सोच ही रहे थे कि ओवली गांव के रहने वाले कैलाश पाटिल थाने आ पहुंचे। पाटिल काफी घबराए हुए थे। उन्होंने माले को बताया, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था तो नासिक बाईपास रोड के किनारे वाली पाइपलाइन के पास खाई में एक महिला की अधजली लाश पड़ी दिखाई दी। कैलाश पाटिल की सूचना की गंभीरता को देखते हुए असिस्टेंट इंस्पेक्टर माले ने इस मामले से अपने सीनियर इंस्पेक्टर डी.वी. पाटिल को अवगत कराया, साथ ही कंट्रोल रूम को भी यह सूचना दे दी। डी.वी. पाटिल ने माले से इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा और खुद इंस्पेक्टर प्रकाश पाटिल व पुलिस टीम को साथ लेकर घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। जब पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची तो वहां काफी भीड़ एकत्र थी। पुलिस ने भीड़ को हटाकर लाश और घटनास्थल की जांच की। वहां पड़ी लाश 25-26 साल की महिला की थी। लाश को कुछ इस तरह से जलाया गया था कि मृतका को पहचाना न जा सके। उसके दोनों हाथ और पांव चिपके हुए थे। लाश के पास ही नायलॉन की एक मजबूत रस्सी पड़ी थी। ये बात साफ थी कि पहले मृतका का गला घोंटा गया था और बाद में लाश पर पेट्रोल डालकर जला दिया गया था। पुलिस ने क्राइम टीम और डॉग स्क्वाड को घटनास्थल पर बुलाकर सबूत ढूंढने की कोशिश की। साथ ही घटनास्थल का भी बारीकी से निरीक्षण किया। प्राथमिक कार्रवाई निपटाने के बाद डी.वी. पाटिल ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए आईजीएम अस्पताल भिजवा दिया। इसके बाद इस मामले की जांच इंस्पेक्टर प्रकाश पाटिल को सौंप दी। घटनास्थल पर कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला था जिससे मृतका की पहचान हो पाती। वारदात की स्थिति से प्रकाश पाटिल ने अनुमान लगाया कि मृतका संभवतः तहसील भिवंडी की रहने वाली नहीं थी। हत्या का केस दर्ज हो चुका था, जबकि मृतका के बारे में कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली थी। इस पर प्रकाश पाटिल ने कंट्रोल रूम के माध्यम से ठाणे, मुंबई और नवी मुंबई के सभी थानों को मृतका की उम्र और हुलिया बताकर वायरलेस मैसेज भिजवा दिया, ताकि कहीं से कोई महिला गायब हो तो उसकी सूचना मिल सके। इसके साथ ही अगले दिन के समाचार पत्रों में घटनास्थल और मृतका का जली अवस्था का फोटो, हुलिया और उम्र के बारे में भी छपवा दिया गया, लेकिन इसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। इस बीच मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई थी, जिसमें उसकी मौत का कारण दम घुटने से सांस का अवरुद्ध होना बताया गया था। इस रिपोर्ट में उसे 7 माह की गर्भवती बताया गया था। काफी कोशिशों के बाद भी पुलिस न तो मृतका का पता लगा पाए और न उसके हत्यारों का। समय के साथ यह मामला ठंडा पड़ता गया। कुछ और समय बीता तो इस केस की फाइल ठंडे बस्ते में चली गई। देखते देखते लगभग 2 साल बीत गए। इस बीच नारपोली पुलिस थाने के सीनियर इंस्पेक्टर डी.वी. पाटिल का तबादला हो गया। उनकी जगह मार्च 2015 में नए सीनियर इंस्पेक्टर आए अनिल आकड़े। अनिल आकड़े ने जब पेंडिंग पड़े केसों की फाइलें खुलवाईं तो इस केस की फाइल भी उनके सामने आ गई। उन्होंने इस केस का अध्ययन किया। उन्हें इसमें काफी संभावनाएं नजर आईं। पूरे केस को देखने समझने के बाद इंस्पेक्टर अनिल आकड़े ने इस केस के विवेचनाधिकारी इंस्पेक्टर प्रकाश पाटिल को बुलाकर उनसे उनकी विवेचना के बारे में विस्तार से बात की। प्रकाश पाटिल से पूरी बातें जानकर अनिल आकड़े ने ठाणे के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दाभांडे और सहायक पुलिस आयुक्त चंद्रकांत जोशी से विचार विमर्श किया और इस केस की फाइल फिर से खोल दी। इस केस की जांच के लिए सीनियर इंस्पेक्टर अनिल आकड़े ने अपनी तफ्तीश की दिशा तय करने के बाद पुलिस की 2 टीमें तैयार की। इन टीमों में प्रकाश पाटिल के अलावा असिस्टेंट इंस्पेक्टर लक्ष्मण राठौर, हेड कांस्टेबल संजय भोसले, सत्यवान मोहिते, विक्रम उदमले वगैरह को शामिल किया। इस केस में सबसे बड़ी समस्या थी मृतका की पहचान की, क्योंकि बिना उसकी पहचान के तफ्तीश को आगे बढ़ाना संभव नहीं था। मृतका की पहचान के लिए पुलिस की दोनों टीमों ने अपने अपने मुखबिरों का सहारा लिया। थोड़ा समय तो लगा, पर मेहनत रंग लाए। एक मुखबिर ने पुलिस को बताया कि जिस औरत की 2 साल पहले हत्या करके लाश को जला दिया गया था, उसका नाम रमा सुनील कांगड़ा था और वह जोगेश्वरी पश्चिम में रहती थी। उसने ये भी बताया कि उसकी गुमशुदगी जोगेश्वरी और शिवारा थाने में दर्ज कराई गई थी। ये गुमशुदगी उसकी मां कांताबाई धनगांवकर ने दर्ज कराई थी। ये पता चलते ही अनिल आकड़े अपनी टीम के साथ जोगेश्वरी और शिवारा थाने जा पहुंचे। वहां उन्होंने थाना प्रभारी सुभाष खानविलकर और इस मामले के जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर धवले से इस संबंध में विस्तार से बात की। उन्होंने बताया कि रमा की मां कांताबाई धनगांवकर ने अपनी बेटी की गुमशुदगी 21 मार्च 2015 को लिखाई थी
जिसमें उसने संदेह व्यक्त किया था कि रमा को संभवतः उसके पति सुनील कांगड़ा ने मार डाला है, क्योंकि वह पिछले 1.5 सालों से उसे रमा से नहीं मिलवा रहा था। पुलिस ने इस संबंध में सुनील से पूछताछ भी की थी, लेकिन उसे गिरफ्तार इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उस पर कोई अभियोग नहीं बन रहा था। पता चला कि कांताबाई धनगांवकर और सुनील कांगड़ा दोनों ही जोगेश्वरी पश्चिम की यूसुफ हनीफ कॉलोनी आदर्शनगर में रहते थे। इस जानकारी के आधार पर अनिल आकड़े अपनी पुलिस टीम के साथ यूसुफ हनीफ कॉलोनी जाकर कांताबाई से मिले। पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसकी बेटी करीब 2 सालों से गायब है। वह रमा के पति सुनील कांगड़ा से पूछती है तो वह झूठ बोलकर पीछा छुड़ा लेता है। उसने थाने में बेटी की गुमशुदगी भी लिखाई और उसकी हत्या का संदेह भी जाहिर किया, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाए। पुलिस ने कांताबाई को मृतका के फोटो दिखाए, लेकिन वह चून की बुरी तरह जली अवस्था में थी, इसलिए कांताबाई पहचान नहीं पाए। कांताबाई से पूछताछ के बाद पुलिस टीम सुनील कांगड़ा के घर पहुंची। पता चला कि पुलिस पूछताछ और गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने मुंबई हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत ले रखी थी। इससे पुलिस को पूरा विश्वास हो गया कि नारपोली थाना क्षेत्र में जो लाश मिली थी वह रमा कांगड़ा की ही थी और सुनील कांगड़ा किसी न किसी रूप में उसकी हत्या से जुड़ा हुआ था। सुनील कांगड़ा ने क्योंकि हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत ले रखी थी, इसलिए पुलिस उससे पूछताछ नहीं कर सकती थी। इस स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने उसके बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि उसे अग्रिम जमानत सितंबर 2015 तक के लिए मिली हुई थी। इस पर पुलिस ने उसकी घेराबंदी का इंतजाम कर दिया ताकि वह फरार न हो सके। जैसे ही उसकी जमानत की अवधि समाप्त हुई, नारपोली थाने की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे थाने लाकर विधिवत पूछताछ की गई तो वह पुलिस को गुमराह करता रहा। उसने यहाँ तक कह दिया कि वह किसी रमा को नहीं जानता, लेकिन जब उसके साथ सख्ती की गई तो वह टूट गया और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने रमा कांगड़ा हत्याकांड की जो कहानी बताई वह स्तब्ध कर देने वाली थी। रमा धनगांवकर के पिता तभी गुजर गए थे जब वह 4 साल की थी। पति की मौत के बाद कांताबाई धनगांवकर ने अपनी 4 बेटियों को अपने दम पर पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया। कांताबाई धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वक्त के साथ उसने 4 बेटियों की शादियां भी कर दी। रमा उनकी सबसे छोटी बेटी थी और लाडली भी। शायद इसी वजह से वह ससुराल से ज्यादा मायके में रहती थी। इसी बात को लेकर उसके और पति के बीच मतभेद बढ़े और नौबत तलाक तक आ गई। तलाक के बाद रमा अपनी मां के पास रहने लगी। सुनील कांगड़ा का परिवार उसी कॉलोनी में रहता था जिसमें धनगांवकर परिवार रहता था। दोनों के घरों के बीच करीब 200 कदम की दूरी थी। सुनील कांगड़ा और रमा धनगांवकर साथ साथ खेल कूद कर बड़े हुए थे। दोनों ने महानगर पालिका के स्कूल में पढ़ाई भी साथ साथ की थी। 25 वर्षीय रमा धनगांवकर सुंदर ही नहीं, स्वभाव से चंचल भी थी। उसमें कुछ ऐसा आकर्षण था कि कोई भी उसकी ओर आकर्षित हो सकता था। 27 वर्षीय सुनील कांगड़ा सुंदर और हृष्ट-पुष्ट था। उसके पिता आजाद कांगड़ा एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे, लेकिन नौकरी के दौरान ही उन्हें लकवा मार गया था, जिसकी वजह से कंपनी ने उन्हें रिटायर कर दिया था। सुनील की इकलौती बहन की शादी हो चुकी थी। घर में माँ, पिता और छोटा भाई ही थे। छोटा भाई भी चून की लकवे का शिकार था, इसलिए घर परिवार की सारी जिम्मेदारी सुनील पर आ गई थी। उसने परिवार का खर्च उठाने के लिए बीएमसी मुंबई महानगर पालिका में नौकरी कर ली थी। सुनील कांगड़ा रमा से सीनियर था, लेकिन दोनों एक स्कूल में पढ़े थे। सीनियर होने के नाते सुनील पढ़ाई लिखाई में रमा की मदद किया करता था। इसी नाते दोनों के बीच बचपन से ही भावनात्मक लगाव था। दोनों एक दूसरे के घर भी आते जाते थे। उम्र के साथ साथ दोनों का एक दूसरे के प्रति लगाव भी बढ़ता गया। पढ़ाई के बाद भी न तो दोनों का मिलना जुलना कम हुआ और न ही भावनात्मक लगाव। जब दोनों जवान हुए तो उनका भावनात्मक लगाव प्यार में बदल गया और दोनों छिप छिप कर मिलने लगे। जल्दी ही वह समय भी आ गया जब रमा और सुनील एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में देखने लगे। दोनों को ही ऐसा लगता था जैसे वे बने ही एक दूसरे के लिए हैं। इस सब के चलते ही दोनों ने साथ साथ जीने मरने की कस्में खा ली थीं। रमा और सुनील के बीच पक रही प्यार की खिचड़ी की भनक जब रमा की मां को लगी तो उसने यह बात अपनी तीनों बेटियों से बताई। मां और तीनों बहनों ने मिलकर रमा को ऊंच नीच समझाया, परिवार की इज्जत का वास्ता दिया, समाज का डर दिखाया तो रमा की सोच में थोड़ा बदलाव आ गया। रमा का मन बदल गया है, ये सोचकर मां और बहनों के प्रयास से रमा की शादी दूर की एक रिश्तेदारी में कर दी गई।
यह अक्टूबर 2005 की बात है। रमा ससुराल चली गई। उसका पति भी ठीक ठाक था। सुनील ने इसे रमा की बेवफाई समझा, लेकिन धीरे धीरे उसकी समझ में यह बात आ गई कि इसके पीछे रमा की कोई मजबूरी रही होगी। समय के साथ वह रमा को भूलने की कोशिश करने लगा। इसमें वह काफी हद तक कामयाब भी रहा। अंततः मई 2007 में उसने कांदिवली, मुंबई की बिंदिया से शादी करके अपनी गृहस्थी बसा ली। बिंदिया भी सुंदर और सुशील थी। वह सुनील के साथ साथ पूरे परिवार का ख्याल रखती थी। समय के साथ साथ सुनील एक प्यारी सी बच्ची का पिता भी बन गया। घर गृहस्थी सब टीम चल रही थी कि सुनील की जिंदगी में रमा तूफान बनकर फिर आ गई। सन 2010 में रमा अपने पति से तलाक लेकर अपनी मां के पास आ गई और वहीं रहने लगी। ये बात सुनील को पता चली तो 5 सालों से उसके सीने में दबी प्यार की चिंगारी फिर से सुलगने लगी। यही हाल रमा का भी था। चाहत चून की दोनों ओर थी, इसलिए जल्दी ही दोनों ने एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर दिया। दोनों नजरें बचाकर साथ साथ घूमने फिरने लगे। इतना ही नहीं, दोनों ने फिर से एक होने का सपना देखना शुरू कर दिया। कांताबाई को पता चला तो उसने रमा को समझाया कि सुनील शादीशुदा और एक बच्ची का पिता है, इसलिए उसे दूर रहे। लेकिन रमा ने मां की बात पर ध्यान न देकर सन 2011 में सुनील से कोर्ट मैरिज कर ली। सुनील ने इस शादी को अपनी पत्नी और परिवार से छिपा कर रखा। कुछ समय तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन ये बात छिपी न रह सकी। जब ये बात सुनील की पत्नी को पता चली तो घर में आए दिन झगड़ा होने लगा। एक तो घर की कलह, ऊपर से पूरे परिवार का बोझ, इस सब से सुनील परेशान रहने लगा। समस्या ये थी कि न तो वह अपने परिवार को छोड़ सकता था और न रमा को। इसी बीच सन 2013 में जब रमा गर्भवती हो गई तो उसका मानसिक संतुलन और भी बिगड़ गया। वह नहीं चाहता था कि रमा मां बने। उसने रमा को गर्भपात कराने के लिए समझाया, लेकिन रमा इसके लिए तैयार नहीं हुई। इस पर रमा ने सुनील को काफी डांटा फटकारा। ये बात सुनील को बहुत बुरी लगी। आने वाली संतान को लेकर सुनील और रमा के बीच विवाद इतना बढ़ा कि रमा के प्रति सुनील के मन में समाया प्यार नफरत में बदल गया। वह रमा को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकने की बात सोचने लगा। आखिर सुनील ने तय कर लिया कि अब वह रोज रोज की कलह से मुक्ति पाकर रहेगा। फैसला कर लेने के बाद सुनील ने 4 को कांदिवली में रहने वाले अपने साले यानी पत्नी बिंदिया के भाई दीपक टाक से बात की। दीपक को ये बात कुछ जमी नहीं। उसने सुनील को आड़े हाथों लिया, साथ ही मना भी कर दिया कि वह इस मामले में उसका साथ नहीं देगा। इस पर सुनील ने भावनात्मक कार्ड खेलते हुए कहा, तुम समझ नहीं रहे हो दीपक, उसके जिंदा रहने से तुम्हारी बहन का भविष्य खतरे में पड़ सकता है, साथ ही बच्चों का भी। दीपक टाक उसके भावनात्मक जाल में फंस कर उसका साथ देने को तैयार हो गया। उसके तैयार होते ही दोनों ने रमा को ठिकाने लगाने की योजना बना ली। उनकी योजना के अनुसार एक कार की जरूरत थी ताकि रमा को मुंबई के बाहर ले जाकर ठिकाने लगाया जा सके। दीपक का एक दोस्त था वली, जिसके पास होंडा सिटी कार थी। दीपक पार्टी में जाने का बहाना करके उसकी कार मांग लाया। उसने कार लाकर सुनील के घर के बाहर खड़ी कर दी। रात का खाना खाने के बाद सुनील ने रमा से बाहर घूमने जाने की बात कही तो वह चलने को तैयार हो गई। 12 नवंबर 2013 की रात को सुनील रमा को होंडा सिटी कार में बैठाकर घूमने निकला। रमा उस वक्त काफी खुश थी। रमा को साथ लेकर सुनील चारकोप स्थित दीपक टाक के घर गया। सुनील ने उससे घूमने चलने को कहा तो वह बोला, लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। इस बात पर सुनील ने कोई आपत्ति नहीं की। लॉन्ग ड्राइव के बहाने दीपक ने 5-5 लीटर की 2 खाली कैन और नायलॉन की रस्सी का एक टुकड़ा कार में रख लिया। इसके बाद वे कार लेकर जिला ठाणे की तहसील भिवंडी की ओर चल दिए। भिवंडी रोड पर जाकर दीपक टाक ने आदर्श पेट्रोल पंप से दोनों कैन पेट्रोल से भरवा लिए। इसके बाद ड्राइविंग सीट दीपक टाक ने संभाल ली। सुनील पीछे की सीट पर बैठ गया। इस बीच रमा ने घर लौट चलने को कहा तो वह बोला, लौटने की इतनी जल्दी क्या है, इतने दिनों के बाद बाहर घूमने निकले हैं, घूम घाम कर आराम से लौटेंगे। बातों बातों में कार नासिक बाईपास रोड पर आ गई। तब तक रात के 12 बज गए थे। सड़क सुनसान थी। सही मौका देखकर सुनील ने पीछे की सीट के पास पड़ी नायलॉन की रस्सी उठाई और आगे की सीट पर बैठी रमा के गले में डालकर तब तक कसता रहा जब तक वह मर नहीं गई। रमा की मौत हो चुकी थी। अब उन दोनों को उसकी लाश ठिकाने लगानी थी। इसके लिए दीपक ने गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोकी और दोनों ने रमा की लाश कार से निकालकर सड़क किनारे की खाई में डाल दी। इसके बाद उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। फिर दोनों घर लौट आए।
कांताबाई ने जब कई महीने तक रमा को सुनील के साथ नहीं देखा तो सुनील से उसके बारे में पूछताछ की, लेकिन वह कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। उसका कहना था कि रमा गर्भवती थी, इसलिए उसने उसे विरार में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया है। इससे कांताबाई के मन में तरह तरह की आशंकाएं उठने लगीं। संदेह हुआ तो कांताबाई ने ओशिवारा थाने जाकर सुनील के खिलाफ बेटी को गायब करने की रिपोर्ट लिखा दी। जब सुनील को इस बात का पता चला तो गिरफ्तारी और पुलिस पूछताछ से बचने के लिए उसने हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत ले ली। इस तरह सुनील कांगड़ा ओशिवारा थाने की पुलिस के चंगुल से तो बच गया, लेकिन वह नारपोली थाने की पुलिस की गिरफ्त से नहीं बच सका। नारपोली पुलिस के नवनियुक्त सीनियर इंस्पेक्टर अनिल आकड़े ने लगभग 2 साल पुरानी फाइल को खोला और 2 साल पहले मौत के घाट उतारी गई महिला की पहचान कराई और फिर हत्यारे तक पहुंच गए। रमा का हत्यारा सुनील तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन दीपक टाक घर से फरार हो गया था। उसे पुलिस ने काफी खोजा, कई जगह दबिश दी, लेकिन वह हत्थे नहीं चढ़ा। जब दीपक टाक का कोई पता नहीं चला तो पुलिस ने सुनील से मिलने आने वाली उसकी पत्नी बिंदिया, जो दीपक टाक की बहन थी, को थाने बुलाकर उसका मोबाइल चेक किया। उसके मोबाइल के व्हाट्सएप में दीपक टाक का फोटो मिल गया। ये भी पता चल गया कि वह अपनी बहन के संपर्क में था। पुलिस ने वह तस्वीर लेकर व्हाट्सएप से मुखबिरों के मोबाइल पर भेज दी। इसका नतीजा जल्दी ही सामने आ गया। सुनील कांगड़ा की गिरफ्तारी के 15 दिनों बाद पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दीपक टाक अपनी पत्नी के साथ घाटकोपर के फीनिक्स मॉल में फिल्म देखने आने वाला है। सूचना महत्वपूर्ण थी। अनिल आकड़े अपनी पुलिस टीम के साथ वहां पहुंचे और दीपक टाक को गिरफ्तार कर लिया। 26 वर्षीय दीपक को गिरफ्तार करके थाना नारपोली लाया गया। पुलिस ने उसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर पूछताछ के लिए 7 दिनों का पुलिस रिमांड लिया। रिमांड के दौरान उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने वह होंडा सिटी कार भी बरामद कर ली जिसमें रमा कांगड़ा की हत्या की गई थी। सुनील कांगड़ा और दीपक टाक से विस्तृत पूछताछ के बाद पुलिस ने उनके विरुद्ध भादमवी की धारा 302, 315, 201 और 34 के तहत केस बनाया और दोनों को अदालत पर पेश करके जेल भेज दिया। फिलहाल दोनों जेल में हैं। इस केस की तफ्तीश इंस्पेक्टर प्रकाश पाटिल कर रहे हैं।